इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ तेज़ी से हो। आजकल सोलो ट्रिप का ट्रेंड खूब चल रहा है। आपको अक्सर लोग एक दूसरे को सलाह देते मिल जाएंगे कि उन्हें सोलो ट्रिप पर ज़रूर जाना चाहिए। इससे वो खुद को बेहतर जान पाएंगे, चाहे वो खुद कभी भी कहीं अकेले ना गए हों। मगर ट्रेंड है, इसीलिए सबको सोलो ट्रिप पर जाना है। हालांकि वो सोलो ट्रिप सामने वाले व्यक्ति को कैसी लगी, इसके बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। सच तो ये है कि सोलो ट्रिप तो एक बहाना है। असल बात तो अकेले में खुद के साथ वक्त बिताने की है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम हमेशा ही लोगों से घिरे होते हैं। घर पर अपने माँ बाप, भाई बहनों से, ऑफिस में कलीग से और खाली वक्त में दोस्तों से। ऐसे में एक सोलो ट्रिप हमें बहुत कुछ सिखा सकती है, इस दुनिया के और खुद के बारे में। विनीता भी अपने रोज रोज के ऑफिस के काम से बहुत थक चुकी थी। उसने पिछले 2 साल से कोई भी लंबी छुट्टी नहीं ली थी, मगर इस बार उसने एक लंबी हाइकिंग ट्रिप का प्लान बनाया था। उसने सोच लिया था कि चाहे कितना भी काम क्यों ना हो, वो इस बार छुट्टी पर जरूर जाएगी। उसने अपने बॉस से लड़ झगड़ कर आखिर 2 हफ्ते की छुट्टी ले ही ली। वैसे तो वो कई बार अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गई थी, पर अकेले ये उसकी पहली ट्रिप थी। उसके मन में डर और रोमांच दोनों ही थे। विनीता को इस शुक्रवार को हिमाचल के लिए निकलना था और उसके बाद उसे पूरे 1 हफ्ते की हाइकिंग पर जाना था। इस तरह की हाइकिंग ट्रिप अक्सर 10-12 लोगों के ग्रुप में होती है, जो कि पूरे 7 दिन तक लगातार चलती है। रात में सब लोग कैंप में रुकते हैं और खाने वगैरह का इंतजाम भी खुद ही करते हैं। अगला 1 हफ्ता विनीता ने आराम करने और घूमने फिरने के लिए रखा था। शुक्रवार रात की बस से विनीता हिमाचल के लिए निकल गई और शनिवार सुबह ही धर्मशाला पहुंच गई। विनीता की ट्रिप अगले दिन थी, इसीलिए वो आज बस आराम करना चाहती थी। उसे डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था, तो वो अपने साथ 1-2 पसंदीदा किताबें भी लाई थी। वो रात में लेटे लेटे एक किताब पढ़ रही थी, जिसमें लिखा था, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एक फ्रेंच सूफी दार्शनिक अब्दुल वहीद याहया ने एक अनोखी खोज की थी, या कम से कम उन्हें तो ऐसा ही लगता था। उनका मानना था कि इस धरती पर हर तरह का जीवन और यहाँ होने वाले सारी गतिविधियां एक खास चीज से प्रभावित होते हैं। वो हैं शैतान के 7 टावर्स। अब्दुल वहीद ने उन्हें अब तक देखा तो नहीं था, पर इन टावर्स के बारे में पहले से ही कई तरह की बातें फैली हुई थी। यहां तक कि जर्मनी की नाजी आर्मी और हिटलर खुद इन टावर्स की खोज में लगा हुआ था। आज के आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि आज भी दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोग इन टावर्स को ढूंढने और उनकी शक्तियों को पाने में लगे हुए हैं। इन टावर्स के बारे में जितनी भी जानकारी उपलब्ध है, वो ये बताती है कि इनकी लोकेशन इराक, ईरान, तुर्की और अफगानिस्तान के आसपास के इलाकों में होनी चाहिए। अब्दुल वहीद के मुताबिक ये 7 टावर्स अलग अलग जगहों पर हैं, जिसमें से पहली लोकेशन है आज का सूडान, जो कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता का एक हिस्सा था। वहीं दूसरा टावर नाइजर देश में, तीसरा सीरिया में, चौथा प्राचीन तुर्किस्तान में, 5वां और छठा रशिया के साइबेरिया में, और 7वां और आखिरी टावर इराक, ईरान और अफगानिस्तान में ही कहीं होना चाहिए था।
इस टावर या उससे जुड़ी पैरानॉर्मल शक्तियों का पहला सुराग 2005 में इराक में मिला था, जहां उस वक्त अमेरिका ने कहर बरपा रखा था। अमेरिकी सैनिकों को मिली एक खबर के मुताबिक एक जीव ने वहां के स्थानीय लोगों का जीना हराम कर रखा था। कोई भी नहीं जानता था कि वो क्या है या कौन है, क्योंकि उस तरह के जीव को पहले किसी ने न देखा था और ना ही उसके बारे में सुना था। वहां के गांव वालों के मुताबिक एक होल या जिन जैसे किसी जीव ने उनके गांव पर कई बार हमला किया था। इस्लामिक इतिहास की माने तो जिन या होल किसी को दिखाई नहीं देते और वो आम तौर पर इंसानों से दूर ही रहते हैं, मगर यहां बात अलग थी, या शायद कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। गांव वालों की माने तो उस जीव के हाथ पैर असाधारण रूप से लंबे थे और उसके वहां हमला करने का सिर्फ एक ही कारण था, इंसानों का खून पीना। चूंकि इराक अमेरिका युद्ध में अमेरिकी सैनिकों के ऐसे कई मामले सामने आए थे जिनमें सैनिक इस भयानक युद्ध से सदमे में आ गए थे और उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ा गई थी। अमेरिकी फौज को भी ऐसा ही लगा कि शायद ये कोई पागल सैनिक है जो कि बिना किसी वजह के लोगों को बस मारता फिर रहा है, मगर वो शायद बहुत ज्यादा गलत थे। कई दिनों के सर्वेलेंस और जांच के बावजूद उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो कि उनकी इस थ्योरी के साथ जाता हो। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले इस बात पर अड़े हुए थे कि कोई है जो उनके लोगों का शिकार कर रहा है। एक शाम अमेरिकी सैनिकों के एक ग्रुप के लीडर ने रेडियो पर एक हाड़ कपा देने वाली चीख के बारे में बताया जो कि उस इलाके में गूंज रही थी। उस ग्रुप लीडर के मुताबिक वह भयानक आवाज पास के ही एक पहाड़ी रास्ते से आई थी। चूंकि उस वक्त रात हो गई थी, इसीलिए सैनिकों की वो टोली चांद की रोशनी में ही उस तरफ देखने निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें कुछ गांव वाले भी मिले जिन्होंने बताया कि आवाज उसी जीव की है। वो सैनिक कई घंटों तक उस इलाके की जांच पड़ताल करते रहे, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। न ही पैरों के निशान, न ही कोई लाश या फिर कोई और सुराग। इससे मिलती जुलती एक और घटना कुछ ही दिन बाद उन्हीं सैनिकों के कैंप के पास हुई थी। उनके मुताबिक एक शाम उन्हें अपने कैंप के पास इंसान जैसा कोई दिखाई दिया। क्योंकि उस वक्त इराक में कई सुसाइड अटैक होते थे, इसीलिए सारे सैनिक चौकन्ने हो गए। उन्होंने जब दूरबीन से उसे देखा तो वो समझ नहीं पाए कि वो क्या है। उस चीज ने ऊपर से नीचे तक एक लंबा सा सफेद कपड़ा डाला हुआ था और उसके हाथ पैर बड़े अजीब तरह से लंबे थे। डराने वाली बात यह थी कि उस जीव से कोई भी हीट सिग्नेचर नहीं मिल रहा था, जैसा कि किसी भी इंसान या जानवर से मिलता है। पहले तो उन्हें लगा कि उनके इक्विपमेंट ही खराब है, मगर एक साथ सबके इक्विपमेंट तो खराब नहीं हो सकते। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो उस जीव के शरीर का तापमान उतना ही था जितना कि उस इलाके का। ऐसा आम तौर पर नहीं होता। इंसान के शरीर हमेशा ही अपने आसपास के माहौल से कम या ज्यादा गर्म होते हैं, और इंसान ही नहीं बल्कि सारे गर्म खून वाले जानवरों के साथ भी ऐसा ही होता है। ये देखकर उन सैनिकों की चिंता काफी बढ़ गई। उन्होंने 3-4 लोगों की एक टीम उस तरफ भेजी, ये देखने के लिए कि ये आखिर था कौन। जब वो उस जीव से करीब 50 गज दूर थे तो उस जीव ने चलना शुरू किया, मगर अजीब बात थी कि वो ना तो आगे बढ़ रहा था और ना ही पीछे जा रहा था। वो जैसे अपनी ही जगह पर खड़े खड़े अपने पैर चला रहा था। वो टीम अभी उसकी अजीब हरकतें देख ही रही थी कि उसका सर बड़े अजीब तरह से हिलने लगा। उसका सर कभी एक तरफ झटकता तो कभी दूसरी तरफ। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई कठपुतली
बिना किसी के हाथ हिलाए खुद ही चलने की कोशिश कर रही हो। वो सैनिक ये सब देख ही रहे थे कि वो अचानक गायब हो गया। उनके देखते ही देखते वो जीव हवा में घुल चुका था। उसके गायब होते ही वो सैनिक तुरंत ही अपने कैंप में वापस लौट आए, पर उनके वापस आते ही वो उन्हें फिर से दिखाई देने लगा। मगर अब की बार उन्होंने उसके पास न जाकर दूर से ही उस पर नजर रखने का फैसला किया। वो जीव अगले कई घंटों तक वहीं खड़ा रहा और फिर से उसी तरह हवा में घुल गया। ऐसा ही दूसरा हादसा 2006 में कुर्दिस्तान में सिंजार इलाके में हुआ था, जहां यजीदी कबीले के लोग रहते थे। वहां पर जो अमेरिकी सैनिक तैनात थे उनमें से एक ने बताया कि रात के करीब 3 बजे पहाड़ के नीचे वाले रास्ते से कोई उस कैंप की तरफ आ रहा था। ऐसा उसने अपने राडार पर देखा था, मगर वो जो भी चीज थी वो सिर्फ राडार पर ही दिखाई दे रही थी। बाकी सैनिकों की टीम उसे थर्मल विजन और नाइट विजन की मदद से देखने की कोशिश तो कर रही थी, मगर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहां तक कि राडार के मुताबिक वो चीज उनसे सिर्फ 150 मीटर दूर थी, पर फिर भी वो किसी को नहीं दिख रही थी। कुछ ही देर में वो राडार पर भी दिखना बंद हो गया। इन तीनों ही हादसों में जिस जीव के बारे में बताया गया था, वहां के स्थानीय लोगों की माने तो वो जिन्न या गूल ही था। वहीं साइंटिस्ट का मानना था कि ये तीनों ही हादसे जिन जगहों पर हुए हैं वहां धरती की एनर्जी बहुत ज्यादा है और ऐसा मुमकिन है कि वहां कोई दूसरी दुनिया का दरवाजा है जिससे दूसरे डायमेंशन के जीव इस दुनिया में आ जाते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक वो एलियन भी हो सकते थे। ये सुनने में जितना अजीब लगता है उतना है नहीं। इस तरह के विचार साइंटिस्ट को हमेशा से ही अपनी तरफ खींचते रहे हैं। यहां तक कि अब्दुल वहीद ने भी अपने लेखों में लिखा था कि शैतान के ये 7 टावर, जो कि अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और ईस्ट यूरोप में फैले हुए हैं, ये ऐसे अनोखे इलाके हैं जहां पर नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा इकट्ठा होती है और यहां से निकलती भी है। इसीलिए यहां पर इस तरह के सुपरनैचुरल हादसे होते रहते हैं। अगर बाइबल और मिडिल ईस्ट के पुराने धर्मों की माने, जो कि इस्लाम से भी पहले आए थे, तो ये 7 लोकेशन वो हैं जहां आसमान से 7 फरिश्ते गिरे थे और इसीलिए ये जगहें शैतान के 7 टावर्स के नाम से जानी जाती हैं। हालांकि कई लोगों को ये सुनने में अजीब लग सकता है कि जहां फरिश्ते गिरे हों वो जगह शैतानी कैसे हो सकती है, मगर उन्हें याद रखना चाहिए कि लूसीफर, जिसे सैटन भी कहते हैं, वो भी एक फरिश्ता ही था और उसे गॉड ने हेवन से बाहर निकाल दिया था। तो हाँ, फरिश्ते भी बुरे बन सकते हैं। अब्दुल वहीद यहया का मानना था कि इन 7 जगहों पर जो नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा होती है, अगर उस पर कोई काबू पा ले तो वो बड़ी ही आसानी से इस दुनिया को अपने काबू में कर सकता है। शायद यही कारण था कि जर्मन फौजें हाइनरिक हिमलर की अगुवाई में, जो कि हिटलर का डेप्यूटी था, इन 7 जगहों की खोज में निकल पड़ी थी। वैसे भी ये जानकारी अब आम है कि हिटलर का ऑकल्ट, जादू टोने और सुपरनैचुरल चीजों में भरपूर विश्वास था। मार्च 2016 में चेक रिपब्लिक में हिटलर की पर्सनल लाइब्रेरी में 13,000 से भी ज्यादा किताबें मिली थीं, जिनका विषय जादू टोना, ऑकल्ट, सुपरनैचुरल और रहस्यमय इतिहास था। 13,000 किताबें, वो भी लगभग एक ही जैसे विषय पर। यह कोई मामूली बात नहीं थी। इससे ये तो साबित हो जाता है कि नाजी फौजें पूरी दुनिया में जो भी ढूंढ रही थी उस पर उनका पूरा भरोसा था। और शायद ये एक और कारण था उनके पूरी दुनिया से युद्ध करने का।
इन 7 टावर्स की बात 19वीं सदी के सबसे बड़े, बल्कि आज तक के सबसे ज्यादा मशहूर कॉस्मिक हॉरर राइटर H.P. लवक्राफ्ट ने भी अपनी किताब द हॉरर एट रेड हुक में की है। विनीता ये किताब पढ़ते पढ़ते इतना खो गई थी कि उसे समय का पता ही नहीं चला। उसने मोबाइल फोन देखा तो रात के 9 बज रहे थे। उसे सुबह जल्दी निकलना था, तो उसने तुरंत किताब स्टूल पर रखी और लाइट बंद करके लेट गई। अगली सुबह वो बिल्कुल ठीक समय पर अपने ग्रुप के पास पहुंच गई। उस ग्रुप में 10-12 लोग थे। कुछ कपल्स थे और कुछ विनीता की तरह ही सोलो ट्रिप पर निकले हुए। उस ग्रुप में 2 इंस्ट्रक्टर भी थे जो पूरे रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ थे। सभी लोगों को सही सलामत उनकी मंजिल तक पहुंचाना और उन्हें वहां से वापस लाना उनकी ही जिम्मेदारी थी। आप चाहे तो उन्हें गाइड भी कह सकते हैं। कुछ ही देर में सब लोग ट्रिप पर निकल पड़े। विनीता की ये पहली हाइकिंग ट्रिप थी और इसीलिए उसके लिए हर चीज नई थी। ऊंचे नीचे रास्तों से चलते हुए वो सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। करीब 1-2 घंटे चलने के बाद उन्हें एक समतल जगह मिली जहां वो आराम करने के लिए रुक गए। विनीता को इतना चलने की आदत नहीं थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा थक गई थी, पर फिर भी उसके मन में हाइकिंग का उत्साह तो था। जैसे ही उसके गाइड ने सबको चलने को कहा तो विनीता भी उठ खड़ी हुई। पूरे दिन कई तरह के पहाड़ी रास्तों से होते हुए शाम को वो लोग अपनी कैंपिंग की लोकेशन तक पहुंच गए। विनीता ने भी बाकी सब की तरह अपना कैंप खुद ही लगाया और खाना खाकर वो जैसे ही लेटी तुरंत सो गई। अगले 3-4 दिन वो सब हाइकिंग करते रहे और विनीता अपने फोन से खूबसूरत पहाड़ों की तस्वीरें लेती रही। उसने 1-2 लोगों से दोस्ती भी कर ली थी, तो उसका समय भी अच्छा कट रहा था। हालांकि 5वां दिन थोड़ा अलग था। आज सारे लोगों को 2 ग्रुप्स में बंटकर अलग अलग रास्तों पर जाना था और हर ग्रुप के साथ एक एक गाइड होता। विनीता के ग्रुप में उसे और उसके गाइड को मिलाकर 5 लोग थे। वहां उसके साथ शिखा, राहुल और संदेश भी थे। राहुल और शिखा से तो उसकी ठीक ठाक दोस्ती थी, पर संदेश से उसकी ज्यादा बात नहीं हुई थी। 5वें दिन की हाइकिंग पर निकलने से पहले उनके गाइड ने सबको आगाह कर दिया था कि अब वो घने जंगलों के अंदर जा रहे हैं, इसीलिए सबको हमेशा साथ रहना होगा और कोई भी बिना उससे पूछे न तो रास्ते में रुकेगा और ना ही कहीं जाएगा। उनके गाइड ने उनसे ये भी कहा कि अगर किसी को कोई भी जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है या फिर जंगलों में कुछ भी अजीब दिखाई देता है, तो वो ना तो उस तरफ जाएंगे और ना ही उसकी तरफ इशारा करेंगे। उन सबको बस उस गाइड के पीछे चुपचाप चलना था और बिना किसी परेशानी के अपनी ट्रिप खत्म करनी थी। उस गाइड की बात सुनकर सभी थोड़ा चौकन्ने हो गए थे। उनकी ट्रिप शुरू हुई और वो लोग जंगल में अंदर की तरफ चल पड़े। जंगल बाहर से जितना शांत दिखता है वैसा होता नहीं है। उस गाइड के अलावा बाकी सब जंगल में आती तरह तरह की आवाजों से हैरान थे। वहां अलग अलग तरह के कीड़ों और चिड़ियों की आवाजें गूंज रही थी। उन्हें जहां तहां पहाड़ों से आती पानी की पतली सी धार भी दिख जाती। मगर ये अनुभव उन सब के लिए बिल्कुल ही नया था। जहां बाकी सबका ध्यान उस जंगल की खूबसूरती में लगा हुआ था, वहीं उनका गाइड एक एक कदम बड़े ध्यान से रख रहा था। उन्हें चलते हुए लगभग आधा दिन हो गया था, मगर वो जंगल इतना घना था और वहां के रास्ते इतने ऊंचे नीचे कि वो बहुत ज्यादा दूरी नहीं तय कर पाए थे। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने अपनी आज की ट्रिप पूरी की
और एक बड़े से पेड़ के नीचे कैंप लगा दिया। पहाड़ों के मौसम का कुछ पता नहीं होता, कभी बारिश, कभी धूप और कभी बादल। यहां भी ऐसा ही हुआ। शाम को सब लोग आग जलाकर बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि अचानक ही बादल घिराए और तेज हवाएं चलने लगी। गाइड ने तुरंत ही सबको अपना सामान उठाकर टेंट में जाने को कहा। सबने वैसा ही किया। विनीता और शिखा एक साथ एक टेंट में और राहुल और संदेश दूसरे टेंट में थे, और वो गाइड भी अपने टेंट में चला गया। वहां हवा बहुत तेज चल रही थी और उनके टेंट जैसे किसी कागज के टुकड़े की तरह आवाज कर रहे थे। कुछ ही देर में बारिश भी शुरू हो गई। बारिश बहुत तेज नहीं हो रही थी, पर तेज हवा के साथ वो धीमी बारिश भी उन सबको डरा रही थी। कुछ ही देर में हवा थोड़ी शांत हो गई, मगर वो बारिश अब भी हो रही थी। वहां जितने भी लोग थे उनमें से कुछ तो इस माहौल से डरे हुए थे, वहीं कुछ को बड़ा मजा आ रहा था। तभी राहुल को न जाने क्या सूझी कि वो बाहर जाने लगा। संदेश ने उससे पूछा कि वह बारिश में कहां जा रहा है, तो उसने कहा कि वो बस 2 मिनट में वापस आ जाएगा। मगर राहुल जितनी तेजी से टेंट से बाहर गया था, उतनी ही तेजी से वो लौट आया। उसके चेहरे पर डर था। संदेश ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बोला। उसने बस बाहर की तरफ इशारा किया। संदेश उसे लेकर बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि उनके गाइड का टेंट बुरी तरह से फटा हुआ था और वो गाइड कहीं नहीं था। वो दोनों भागकर विनीता के टेंट के पास गए और उन्हें बाहर बुलाया। बाहर का नजारा देखकर विनीता और शिखा दोनों बुरी तरह से डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। देखने से ऐसा लगता था कि कोई जानवर, जैसे कि कोई भालू या फिर पहाड़ी तेंदुआ, उस गाइड को उठाकर ले गया है। मगर वो टेंट जिस तरह से फटा हुआ था, बात कुछ और ही थी। और वहां पर किसी तरह का खून वगैरह भी नहीं था। सबने टेंट को पास से बड़े ध्यान से देखा तो वहां से कुछ भी गायब नहीं था, सिवा उस गाइड के। उसका मोबाइल फोन, पर्स और बाकी सामान वैसे ही पड़ा हुआ था। राहुल ने सबसे कहा कि उन्हें उस गाइड को ढूंढने चलना चाहिए, मगर उस बारिश और घने अंधेरे में किसी की भी हिम्मत ऐसा करने की नहीं थी। उन्होंने अपने फोन देखे तो उनमें नेटवर्क नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि वो किसी तरह रात गुजारकर सुबह वापस लौट जाएंगे और पुलिस को खबर करेंगे। किसी तरह बारिश में भीगते भीगते उन्होंने अपने टेंट पास कर लिए और अंदर दुबक कर बैठ गए। चारों अपने अपने टेंट में डरे सहमे बैठे हुए थे कि उन्हें वहां कुछ आवाज सुनाई दी। बाहर बारिश की आवाज में उन्हें कुछ साफ सुनाई नहीं दिया, पर थोड़ा कान लगाकर सुनने पर उन्हें समझ आया कि आवाज टहनियों के टूटने की थी। ऐसा लगता था कि कोई बड़े भारी भारी कदमों से उनके टेंट के आसपास टहल रहा था। विनीता अपने फोन की टॉर्च जलाकर देखना चाहती थी कि ये कौन है, मगर शिखा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मगर उसने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। ऐसा लगता था कि वो जो भी था वो उनके कैंप की बड़े ध्यान से जांच पड़ताल कर रहा था। तभी विनीता और शिखा ने संदेश की चीख सुनी। दोनों तेजी से बाहर भागे तो उसका टेंट फटा हुआ था और राहुल एक कोने में दुबका हुआ बैठा था। उन्होंने उससे पूछा कि संदेश कहाँ गया, तो राहुल ने कुछ नहीं कहा। वो इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने उसे पानी पिलाया तो उसकी हालत थोड़ा ठीक हुई।
अपनी सांस पर काबू पाकर राहुल बोला, वो 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 उसे उठाकर ले गई। वो 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 कह रही थी ये मेरा जंगल है, चले जाओ यहां से। विनीता और शिखा ने उसके सामने सवालों की झड़ी लगा दी, मगर राहुल बस इतना ही बोल पाया। शिखा और विनीता एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उन्होंने अपने फोन में टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे। इतनी रात में और ऐसी बारिश में वो कहां जाएंगे? उन्हें तो रास्ता भी ठीक से नहीं पता था, मगर शायद उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। तीनों ने अपनी सबसे मोटी जैकेट पहनी और उस ठंडी बारिश में अपनी कैंपिंग वाली कुल्हाड़ी और फ्लैशलाइट लेकर चल पड़े। उन्होंने अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया था। आखिर सामान कितना भी कीमती हो, उसकी कीमत जान से तो कम ही होती है। वो तीनों अंदाजे से उसी रास्ते पर जा रहे थे जहां से वो यहां तक आए थे। बारिश की वजह से वो रास्ता बहुत खराब हो गया था। उस पथरीले रास्ते पर कीचड़ की वजह से चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, पर तीनों किसी तरह बड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो अभी कुछ 200-400 मीटर ही चले होंगे कि उनके कदम रुक गए। शिखा, विनीता और राहुल तीनों एक दूसरे को देखने लगे। वो इसलिए रुक गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सामने वाले पेड़ पर कोई है। विनीता ने डरते डरते अपनी फ्लैशलाइट उस तरफ की तो उन सब का कलेजा मुंह में आ गया। उन्हें ऐसा कुछ देखने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सामने एक पेड़ पर उनके गाइड की लाश लटकी हुई थी। उसका पूरा जिस्म खून से भीगा हुआ था और उसके चेहरे पर कई अजीब तरह के निशान बने हुए थे। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि उसे पहले बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था और फिर बेलों के सहारे पेड़ पर लटका दिया गया था। ये नजारा देखकर राहुल बोला, ये उसी ने किया होगा। यहां से जल्दी चलो, जल्दी निकलो यहां से। शिखा और विनीता एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ये कौन थी जिसकी बात राहुल बार बार कर रहा था? पर राहुल इससे ज्यादा कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। वो तीनों अब और भी तेजी से पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश करने लगे, मगर बारिश और फिसलन भरी ढलान की वजह से वो अपनी रफ्तार नहीं बढ़ा पा रहे थे। कुछ दूर चलने पर उन्हें अपने पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। ऐसा लगा कि कुछ बहुत भारी सी चीज लुढ़कते हुए उनके पीछे आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद बारिश की वजह से कोई पत्थर लुढ़कता हुआ आ रहा होगा। वो तीनों अभी ठीक से संभल भी नहीं पाए थे कि पीछे से संदेश की लाश लुढ़कते हुए नीचे आई और सीधा राहुल के ऊपर जा गिरी। राहुल तुरंत ही औंधे मुंह गिर पड़ा और उस फिसलन भरे रास्ते से वो भी लुढ़कने लगा। विनीता और शिखा जब तक उसकी मदद करते, राहुल उनकी पहुंच से दूर जा चुका था। उस कीचड़ में राहुल ने अपनी पकड़ बनाने की बहुत कोशिश की, मगर वो बहुत तेजी से पहाड़ से नीचे गिरता जा रहा था। फिसलते हुए राहुल का सर एक पत्थर से जा टकराया और वो पहाड़ से सीधा नीचे जा गिरा। राहुल को चीखने तक का मौका नहीं मिला। उधर विनीता और शिखा एक के बाद एक लगते इन सदमों से उबर नहीं पा रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो दोनों खुद को कोस रही थी कि जाने क्या सोचकर वो यहाँ आ गई। किसी तरह दोनों ने खुद को संभाला और बिना किसी चीज की परवाह किए वो अपने रास्ते पर बढ़ते रहे। अब तक बारिश थोड़ी धीमी हो गई थी, मगर अब भी उनके लिए आगे की राह आसान नहीं थी। वो अब पहाड़ से थोड़ा नीचे आ गए थे तो उन्हें खुद पर थोड़ा भरोसा हो गया था। ये रास्ता भी उन्हें कुछ जाना पहचाना लग रहा था।
हर एक मोड़ से नीचे आते हुए उन्हें याद आ रहा था कि वो ऊपर कैसे गए थे। विनीता और शिखा कुछ देर आराम करने के लिए रुक गए। उन्हें चलते चलते 3 घंटे से भी ज्यादा हो गए थे, मगर रात अब भी बाकी थी और शायद उसका खतरा भी। शिखा और विनीता ने एक दूसरे को हिम्मत बंधाई और फिर से चलना शुरू किया। उनकी फ्लैशलाइट की रोशनी अब कुछ धीमी पड़ने लगी थी, इसीलिए शिखा ने अपनी फ्लैशलाइट बंद कर दी। दोनों बुरी तरह से भीगे हुए और ठंड से कांप रहे थे। वो दोनों अगले 1 घंटे तक लगातार चलते रहे, मगर अब उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। विनीता को पहाड़ से नीचे कुछ रोशनियां दिखाई दे रही थी, इसीलिए उसने शिखा को हिम्मत बंधाई और उसे चलते रहने को कहा। वहीं शिखा के घुटने जवाब दे चुके थे। उसने विनीता से कहा कि वो नीचे जाए और मदद लेकर यहाँ पर वापस आए, क्योंकि अब उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। विनीता उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर वो यहाँ रही तो उसकी जान को खतरा है। जिसने भी संदेश और उस गाइड को मारा था, वो कहीं उन्हें ढूंढते हुए यहाँ ना आ जाए। मगर शिखा उसकी बात नहीं मान रही थी। विनीता उससे बहस करने लगी कि तभी विनीता की नजर ऊपर पहाड़ की तरफ चली गई। वहां उसने जो भी देखा वो उसका हौसला तोड़ने के लिए काफी था। पहाड़ पर एक परछाई थी जो कि असाधारण रूप से लंबी थी। किसी आम इंसान का इतना लंबा होना मुमकिन ही नहीं था। उसके हाथ पैर भी उसके जिस्म की तरह बहुत लंबे थे। वो जो भी था या थी, वो उन्हें ही देख रही थी। विनीता ने हाइकिंग ट्रिप पर निकलने से पहले जो किताब पढ़ी थी, उसके हाथ से उसे याद आने लगे। ये जो भी चीज थी, इसका हुलिया उसी जीव से मिलता जुलता था जिनका जिक्र शैतान की उन 7 टावर्स की लोकेशन पर था। विनीता के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसने शिखा का हाथ जोर से पकड़ा और उसे लेकर वहां से भागने लगी। वो बिना ज्यादा दिमाग लगाए बस तेजी से पहाड़ से नीचे उतरती जा रही थी। वहीं शिखा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि विनीता ऐसा क्यों कर रही थी। वो दोनों भागते भागते अब एक सड़क पर आ गए थे। वो कहाँ थे उन्हें कुछ पता नहीं था, मगर सड़क पर पहुंचकर उन्होंने थोड़ी चैन की सांस तो ली ही थी। कुछ देर दोनों सड़क के किनारे किसी न किसी के इंतजार में बैठे रहे। हालांकि वो दोनों अब भी पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं थे, पर यह सड़क कम से कम उन्हें एक अपनेपन का एहसास तो दे ही रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि यहां से कोई ना कोई तो जरूर गुजरेगा, और कुछ ही देर में उनकी उम्मीद पूरी भी हुई। वहां से एक गाड़ी गुजरी। वो शायद कुछ टूरिस्ट थे जो कि एक होटल की तरफ जा रहे थे। विनीता उनकी गाड़ी के सामने कूद गई। उन्हें रोककर उसने उनसे मदद मांगी। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर उन टूरिस्ट ने उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया। शिखा और विनीता की हालत बहुत खराब थी। उन्हें हाइपोथर्मिया हुआ था और दोनों के हाथ पैरों में भी काफी चोटें आई थी। अगली शाम जब उन्हें होश आया तो अस्पताल में पुलिस और मीडिया जैसे उनके होश में आने का इंतजार ही कर रहे थे। विनीता ने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया, मगर पुलिस ने उन्हें मीडिया से बात करने से मना किया। हैरानी की बात थी कि कोई भी पुलिस वाला, यहां तक कि खुद एसएचओ भी, उसकी बात सुनकर बिल्कुल भी चौंके नहीं थे। विनीता का स्टेटमेंट लेकर वो लोग वहां से चले गए। विनीता और शिखा ने अपने घर पर खबर कर दी थी और उनका परिवार वहां उनके पास आ पहुंचा था। अगले दिन अस्पताल में विनीता ने अखबार देखा तो उसमें एक खबर पर उसका ध्यान चला गया। वो खबर
कुछ इस तरह से थी। हाइकिंग पर गए टूरिस्ट पहाड़ी तेंदुए का शिकार बने। एक की मौत, 2 लापता और 2 घायल। विनीता यह खबर पढ़कर चौंक गई थी। उसने पूरी खबर पढ़ी तो उसमें लिखा था कि उस गाइड की लाश तो पुलिस वालों को मिल गई थी, पर वो अब भी वहां संदेश और राहुल की तलाश कर रहे थे। विनीता जानती थी कि वो दोनों तो कब के मर चुके हैं। उसने ये बात पुलिस को भी बताई थी, मगर फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? क्या पुलिस जानकर भी अनजान बन रही थी, या शायद वो पहले से ही इस बात को जानते थे कि यहाँ पहाड़ों में इंसानों और जानवरों के अलावा कोई और भी रहता है, या फिर उन्हें पक्का पता था कि भूत होते हैं।